आज हम लोग देखेंगे ताप और दाब परिवर्तन का प्रभाव। ताप और दाब परिवर्तन का प्रभाव हम लोग देखेंगे किस पर? जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं पदार्थ जो होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सुपर टैट नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो सारी की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी। उन्हीं वीडियो में, यानी कि अब तक की वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। पदार्थ की अवस्थाओं में हमने बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो को देखा है, पिछली सारी वीडियो ध्यान से देखी हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। आप 2 काम करेंगे कि ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा पदार्थ ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 5 पदार्थों में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला काम ये करेंगे कि आप हमें बता रहे हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी, इस बीईसी का पूरा नाम क्या है, आप ये भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे केवल ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आप देखिए कि जब हम बर्फ का ये टुकड़ा है, बर्फ के टुकड़े को जब हम गर्म करते हैं तो बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, द्रव बन जाता है। ठीक है, ये द्रव है। ये क्या है, ठोस, बर्फ ठोस है, और ये पानी जो है वो क्या है, द्रव अवस्था है। और अगर इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपने गौर किया कि जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि बर्फ को हमने गर्म किया, द्रव और द्रव से गैस में इसको परिवर्तित किया, तो जो इनके पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, कण मतलब अणु होते हैं, इसके जो कण होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है। आखिर कैसे एक ठोस द्रव और फिर गैस बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि ठोस द्रव और द्रव से गैस में कैसे परिवर्तित होता है। जब हमने आपको ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं पढ़ाई थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से गुथे रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं। इनके जो बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ठोस को यानी कि बर्फ को, जब हम इसको नीचे से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे छुपे हुए क्वेश्चन निकलेंगे। जब हम बस इसको गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ गर्म करने का मतलब क्या है कि हम इस नीचे से इसको क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं वो इसके अणु गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ये ऊर्जा इनमें अणुओं में पहुंच जाती है, यानी कि इनके पास ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, ये गर्म हो जाते हैं। और जब ये अणु गर्म हो जाते हैं अर्थात इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं, इधर उधर भागने का प्रयास करने लगते हैं, यानी कि इस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग आकर्षण बल के विरुद्ध करते हैं, यानी कि उस आकर्षण बल को कम करने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। जब तक हम इस ठोस को नीचे से गर्म नहीं कर रहे हैं, ये खूंटे पर बंधी एक गाय की तरह है, बिल्कुल सीधे सादी गाय की तरह है। लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये अणु इधर से उधर भागने लगते हैं। इस जो खूंटे से बंधी हुई गाय है वो दूर जाने का प्रयास करने लगती है। ऐसे समझिए कि एक बड़ा सा तवा है और उस तवे पर आप बैठे हैं, आपको बिठा दिया गया है, 3-4 लोगों को तो उस तवे पर बिठा दिया गया है, आप बैठे हैं। अब धीरे से क्या करें, उस तवा को हम नीचे से गर्म करने लगे। धीरे धीरे जब उसको गर्म करने लगेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको उस तवे को छोड़कर भागना पड़ेगा। वही स्थिति यहाँ होती है। जैसे धीरे धीरे हम इसको गर्म करते हैं, ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जैसे ही ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो आपस में इनको बल रोके हुए था उस बल के विरुद्ध ये कार्य करने लगते हैं, और इनके बीच का जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी अंतरा जो इनके बीच का जो बल था वो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ।
अभी कम हुआ है, बल खत्म नहीं हुआ है। और जब इनके बीच आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है तब ये कौन सी अवस्था हो जाती है? द्रव अवस्था हो जाती है। अब इसी समय एक गौर कीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि बर्फ जब पिघल रही होती है तो बर्फ के पिघलने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है? बर्फ गलना शुरू हो जाती है। संपूर्ण बर्फ नहीं गल जाती, गलना शुरू हो जाती है। तो इस ताप को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। बर्फ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब तक, जैसे मान लीजिए इसमें बर्फ के बहुत सारे टुकड़े रख दिए, ठीक है, जैसे ही आप इसको नीचे से ऊर्जा देंगे और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, ये बर्फ़ का टेम्परेचर तो नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे होता है, 0 से भी कम होगा तब बर्फ़ जाके बनेगी। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा, बढ़ते बढ़ते ये बर्फ़ क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। अब नीचे से आप ऊष्मा चाहे कितनी भी देते रहिए, इस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाती। जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि हम लगातार नीचे से इसको ऊर्जा दे रहे हैं। अब जब नीचे से लगातार ऊर्जा दे रहे हैं तो वो ऊर्जा जा कहाँ रही है? ऊर्जा, इसका टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? सोचने वाली बात ये है। तो जो ऊर्जा हम लगातार नीचे से दे रहे हैं वो ऊर्जा इस बर्फ़ में छुपी रहती है, ठीक है, और उसी ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा तो हम दे रहे हैं लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ हो रहा है? बर्फ़ के पिघलने में हो रहा है, ठीक है। बर्फ़ जो पिघल रही है वो उसी ऊर्जा का प्रयोग कर रही है, इसलिए जो ऊर्जा हम देते हैं वो तुरंत ही खर्च हो जाती है। काय में? बर्फ़ के पिघलने में, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है तब तक जब तक कि संपूर्ण बर्फ़ नहीं पिघल जाती। तो ये ऊर्जा बर्फ़ के अंदर ही छुपी रहती है और उस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है? बर्फ़ के गलने में। इसीलिए जो छुपी हुई ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं हम? बर्फ़ के गलन की, गलने के लिए उसका प्रयोग होता है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगर आपको गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कि 1 किलोग्राम बर्फ़, 1 किलो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को पूर्णतः पिघलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुप्त ऊष्मा। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? आप नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं लगातार, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बर्फ़ इस समय पिघल रही है। कुछ बर्फ़ पिघल चुकी होगी और कुछ बर्फ़ अभी पिघलना ही बाकी है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बर्फ़ और पिघला पानी। अब बताइए दोनों में किसका तापमान ज़्यादा होगा? इस पानी का तापमान ज़्यादा होगा क्योंकि बर्फ़ तो ऊर्जा लेके पिघल रहा है, लेकिन जो पानी है उस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि उसी पानी में जो इसकी गुप्त ऊष्मा है वो इसी पानी में रुकी रहती है, ठीक है। तो पानी का टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ तक तो आप द्रव बन गया। अब क्या करते हैं? इस द्रव को भी गर्म करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ ये द्रव बन गया था। अब हम इस द्रव को भी गर्म कर रहे हैं। जब द्रव को गर्म करेंगे तो अब इस द्रव के अणुओं को गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। अब इसके अणुओं की जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर से ये क्या करेंगे? इसके जो आकर्षण बल के विरुद्ध काम करने का प्रयास करें, आकर्षण बल के विरुद्ध काम करेंगे, उस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे आकर्षण बल को ख़त्म करने के लिए। और जब लगातार हम ऊर्जा इसको देते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये इनके आकर्षण बल को बिल्कुल तोड़ देंगे, आकर्षण बल से ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तब ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल छुट्टा साण हो जाएंगे। अब इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहा, अब इनको रोकने के लिए कोई नहीं है, अब ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जब देखिए, जब पानी था हमारा, पानी जब उबलने लगता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तक सारा पानी वाष्प नहीं बन जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि लगातार नीचे से ऊष्मा दी जा रही है, इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? कारण साफ है भाई, जो भी आप ऊष्मा दे रहे हैं
वो कहाँ जा रही है? वो सारी की सारी ऊष्मा उसको वाष्प बनाने में खर्च हो जा रही है, इसीलिए टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वाष्प का टेम्परेचर जल के टेम्परेचर से अधिक होगा, क्योंकि जो ऊष्मा है वो वाष्प बनाने में व्यय हो रही है, तो वाष्प का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा और उसी समय जल का टेम्परेचर कम होगा, वाष्प का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो ऊर्जा छुपी हुई ऊर्जा है, इसमें भी तो छुपी हुई भाई, जब उबलना शुरू हुआ था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बावजूद भी जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ रहा है ताप ऊपर, लेकिन ऊष्मा तो लगातार दे रहे हैं। तो जो इसमें ऊष्मा छुपी हुई है उसे क्या कहते हैं हम? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब इसी तरह से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हो जाएगी कि 1 किलोग्राम जल के लिए वाष्प में परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा व्यय होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है, कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं? उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना प्रारंभ कर देता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब कोई ठोस यानी कि बहताप जिस तापमान पर कोई द्रव गलना प्रारंभ कर देता है तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, बर्फ के जो गलने की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? संगलन। संगलन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और बर्फ के गलने की क्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। तो इस तरह से देखा आपने कि तापमान परिवर्तन का जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके अणु गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसी गतिज ऊर्जा का प्रयोग वो क्या करते हैं? उन अणुओं के बीच, उन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको समाप्त करने के लिए करते हैं। इसी कारण क्या होता है? उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप परिवर्तन का प्रभाव ये होता है कि उनकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। और अवस्था में परिवर्तन क्यों आ जाता है आप समझ गए हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब, अभी देखिए ताप बढ़ाया हमने लगातार, तो ताप बढ़ाने से आपने देखा कि क्या हुआ। अब ऐसे ही अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, कंप्लीट तैयारी होगी। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे समय मिलेगा उसी तरह से आपकी तैयारी होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कौन सा चैप्टर चल रहा है? पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे ही पदार्थ की अवस्थाएं चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में दाब परिवर्तन के प्रभाव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।